नमस्कार, मैं ब्रजेश राजपूत टॉक टाइम में आपका बहुत स्वागत करता हूं। आज हमारे जो मेहमान हैं वो बहुत खास हैं। वो पेशे से इंजीनियर हैं, मगर उन्होंने रियलिटी बिजनेस, एजुकेशन और हेल्थ में जो संस्थान बनाए हैं वही संस्थान आज उनकी पहचान बन गए हैं। मिलिए सेज ग्रुप के चेयरमैन संजीव अग्रवाल जी से। नमस्कार सर। संजीव जी, आपका राजपूत जी, आपने मुझे बुलाया। आपका बहुत बहुत स्वागत है विस्तार न्यूज़ में। और हम लोग लंबे समय से चाह रहे थे कि आप यहाँ आएँ और आपकी जो शख्सियत है, आपकी जो सफलता है, वो सफलता को हम सब लोगों के बीच बांटें। तो संजीव जी, मेरा आपसे पहला सवाल यही होगा कि आपकी आज जहाँ तक आप पहुँचे हैं, मगर हर ऊंचाई के पीछे एक शुरुआत होती है और वो आसान नहीं होती है। तो आपकी शुरुआत कैसे हुई और कहाँ से हुई? और बॉस, मैं मानता हूँ जो भी मेरा साथ हुआ है, जो भी हो रहा है, वो परमपिता करवा रहा है। मेरा कोई रोल नहीं, उसने मुझे चुना है। जैसे आज विस्तार न्यूज़ की तरफ से आप मेरे से बातें कर रहे हो, आपको चुना गया है, उसने चुना है। हो सकता है आपके हो कि साहब मेरे को तो चेयरमैन साहब ने चुना, यस, परंतु माध्यम वो बने। आज आप मेरे से बात कर रहे हो, माध्यम आप बने, करने वाला वो है। अपन तो करते जाते हैं। और मैं बहुत प्यूरिटी के साथ, समर्पण के साथ, प्रेम में काम करने की कोशिश करता हूँ। हर टाइम एक ही कोशिश करता हूँ, सामने वाले को जिताऊँ। ईश्वर मुझे अपने आप जिताता है, तो वही हो रहा है। आज तक मुझे, बचपन से आज तक मुझे लगा ही नहीं कोई मुझे डिफ़िकल्टी आई है जी। चैलेंजेस आए थे थोड़े बहुत, तो निपटा दिए। आपके जैसे दोस्त हैं, उनको बताया कि भैया चैलेंज आया है, करो साथ, तो सब देते हैं और निपट जाता है, और उसका आशीर्वाद है। तो आप जिन तमाम बिजनेस में आप काम कर रहे हैं, रियलिटी बिजनेस में काम कर रहे हैं, एजुकेशन में आपका बहुत बड़ा काम है, और अब हेल्थ में भी आपका एक जाना पहचाना नाम है, मगर कभी आपने सोचा था कि इन सारी जगहों पे आप पहुंच जाएंगे, ये सारे बिजनेस आप एक साथ शुरू कर पाएंगे? सोचा तो नहीं था साहब। जब मैं मैनिट, अब पहले MSCT कहते थे, उसमें गया था इंजीनियरिंग करने। पापा की बहुत इच्छा थी। अपन तो 3 इडियट वाले लोग थे। अच्छा। कि पैदा होती पिताजी बोला था मेरा बेटा सिविल इंजीनियर बनेगा क्योंकि वो भी सिविल इंजीनियर थे। तो बचपन से उनके ये था, बेटा मेरा सिविल इंजीनियर बनेगा, मेरे से बड़ा साहब बनेगा, क्योंकि वो डिप्लोमा में सब इंजीनियर थे। बोले मेरा बहुत असिस्टेंट इंजीनियर बनेगा मेरा बेटा। तो हम उस वाले लोग थे, पढ़ते थे, तो बस यही था कि एक फर्स्ट ईयर में 10,000 रुपये की नौकरी लग जाएगी तो जीवन के आनंद है। 80 शुरू की बात बता रहा हूँ, 82 83 की, बस यही सोचते थे 10,000 की नौकरी लग जाए। फिर धीरे धीरे बड़े साहब होते गए कि सब फाइनल ईयर तक आते होते थे, यार 25,000 की तो लगनी चाहिए परंतु जब मैं फाइनल ईयर में था, मैं एक गेट देने जा रहा था, एक एग्ज़ाम होती थी PhD की, PG के लिए। तो हमें लगा कि सुबह मेरी बड़े बहनोई साहब हैं मेरे, उनसे बात हुई। बोले क्यों देने जा रहे हैं? मैंने जी M.Tech करूँगा। बोले M.Tech करके क्या कर लेगा? मेरे और अच्छी नौकरी लग जाएगी। नौकरी करके क्या कर लेगा तू? वो दिन था जी। उन्होंने बोला तू नौकरी करके क्या कर लेगा? एक वो शब्द थे ना, वो दिमाग में, क्या कर लूँगा मैं? उद्देश्य क्या है मेरी ज़िंदगी का? तो बस मैं देने नहीं गया एग्ज़ाम मतलब निकल गया था, तैयार हो गया था, मैं रुक गया ही नहीं एग्ज़ाम देने। और बस सोच लिया था कि अब मैं कुछ अपना करके दिखाऊँगा। ब्रदर ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्टरशिप करना शुरू कर दी थी उन्होंने जी। उनके साथ ही लग गया, और धीरे धीरे ठेकेदारी करके रियल इस्टेट में आ गए। जैसे मैंने इंजीनियरिंग पूरी करी, रियल इस्टेट में आ गए, और खूब मेहनत करते थे। खूब सारा, मतलब स्कूटर था मेरे पास में, ब्रदर के पास मोटरसाइकिल थी। हम, मतलब मुझे लगता था ईश्वर ने मुझे उसके लिए बनाया, तो उस टाइम वो मेहनत करते क्या। धीरे धीरे फिर हम एजुकेशन में आए। हमने SIIT करके पहला इंजीनियरिंग कॉलेज डाला 2003 में, और उसको बहुत अच्छी सफलता मिली, क्योंकि हम रियल इस्टेट वाले लोग थे। हमने फर्स्ट डे में 2003 में बहुत सुंदर बिल्डिंग क्रिएट करी, तो उससे एक भपका आ गया। उस टाइम ये था कि दूसरे लोग ऑलरेडी इंजीनियरिंग कॉलेज आ गए थे मध्य प्रदेश में, परंतु इतनी सुंदर बिल्डिंग नहीं बनाई थी, इतनी सारी स्टेजेस नहीं बनाई थी। और बीइंग इंजीनियर एक पैशन था मुझे करके दिखाने का, मेहनती। हम शुरू से ही बचपन मस्ती करते रहते हैं, तो खूब सारी चीज़ें करी, तो वो चल गई गाड़ी, तो मज़ा आ गया निश्चित ये बहुत बड़ा फ्रेमवर्क था। पहले की जो जिनके मदर फादर जॉब करते थे या सरकारी नौकरी वाले लोग थे, हम सब लोग, उनके तो यही सपना होता था कि सरकारी नौकरी मिल जाए, मगर उस जिंक्स को आपने तोड़ा, तो डिफ़िकल्ट तो हुआ होगा बहुत? मैंने बताया, मेरे को आज तक कुछ डिफ़िकल्टी आई ही नहीं है, बस सोच थी। रात को सोचता था, ईश्वर का नाम लेते हुए सोता था कि ईश्वर जो कराया है तूने मुझे दिन भर अच्छा कराया, अब और जो अच्छा करा सकते करा। सुबह उठ के सोचता था ईश्वर बता दे क्या करना है। मैं तो, आप विश्वास जानो, मैं तो जो भी दिक्कत होती है, पहले माँ थी तो माँ के पास जाके बोलता था, माँ ऐसा ऐसा ये है चैलेंजेस है, क्या करूँ? तो वो जो बोल देती थी वो मैं कर लेता था, और नहीं तो भगवान के पास जाके बैठ जाता हूँ, ईश्वर मुझे मेरी बात का जवाब दे दे। जब तक उठूँगा नहीं, थोड़ा हटी टाइप का आदमी हूँ, ईश्वर से कनेक्ट होता हूँ और वो जवाब दे देता है।
तो आप अपनी ज़िंदगी में किससे ज़्यादा प्रभावित रहे, पिताजी से या अपने बड़े भाई से, जिन्होंने आपको एक नया रास्ता दिखाया? देखिए, मैं मानता हूँ मैं सभी से बहुत प्रभावित हूँ, सबसे ज़्यादा उससे प्रभावित हूँ क्योंकि मैं गीता जी पर बहुत विश्वास करता हूँ। कुछ उसके बाद मैं गीता जी खोल लेता हूँ, गीता जी में पढ़ता हूँ, मेरा मतलब का आंसर निकल जाता है और कुछ और नहीं समझ आता है। प्रभावित मैं अपनी सबसे ज़्यादा माँ से था और अभी भी हूँ, अभी भी उससे का सवाल कर लेता हूँ, आंखें बंद कर बैठता हूँ, माँ को याद करता हूँ, माँ से सवाल कर लेता हूँ, माँ जवाब दे देती है। पिताजी ने मुझे इंजीनियर मतलब एक प्रेरणा दी थी कि कुछ करके दिखाना है, बड़े साहब बनना है जी। भाई ने मेरा हाथ पकड़ के मुझे सिखाया दुनियादारी कैसे होती है। बाकी मेरे बहुत सारे गुरु बनाए मैं हमेशा मानता हूँ कि अपने गुरु बनाओ आप जी। वो गुरु आपका साथी भी हो सकता है, कोई सीनियर पर्सन भी हो सकता है, कोई जूनियर भी हो सकता है, उससे लर्न करो, जो भी लर्न करो। थोड़ा सा मुझे बायोग्राफी पढ़ने का बहुत शौक रहा है, था, है और रहेगा, मुझे ऐसा लगता है। तो मैं उन सब से सीखता हूँ ये इसने क्या अच्छा करा जो आज इसका नाम हो गया, क्या इसने अच्छा करा, सब लोग इसको अप्रिशिएट करते हैं। टाटा जी को आज क्यों रतन टाटा जी गए, बहुत सारे बड़े बड़े इंडस्ट्रियल आते हैं, लोग इतने आज हो गए, कितने लोग बोले, क्योंकि उनसे लोग दिल से प्रेम करते हैं, उनके अंदर राष्ट्र प्रेम था, उनके अंदर कुछ करने के भाव थे, देने के भाव थे, इसलिए उनसे प्यार करते हैं। तो अपन भी रतन टाटा जैसे क्यों नहीं बन सकते? क्या बात है, बहुत शानदार, बहुत अच्छी बात लगी आपकी। हम क्यों नहीं मुकेश अंबानी जैसे पैसा कमा सकते? हाँ। हम क्यों नहीं, हमारे जो प्रेमानंद जी महाराज जो मैं बहुत उनको सुनता हूँ वृंदावन, हम उनके जैसे क्यों नहीं अच्छा बोल सकते? हम क्यों नहीं उनके जैसे शुद्ध हो सकते? हम क्यों नहीं अच्छे भक्त हो सकते? हम क्यों नहीं राधा राधा हम पे मेहरबान होगी, उनके ऊपर होगी, दो उनकी किडनी फेल होगी तब भी वो बढ़िया बात करते हैं, हम क्यों नहीं कर सकते? तो ऐसे बहुत सारे मैंने गुरु बनाए हैं, उनसे खूब सीखता हूँ और कोशिश करता हूँ अपना लूँ और इम्प्लीमेंट कर दूँ। आपने पूरे भोपाल को बदलते हुए देखा। अब जो भोपाल हम लोग देख रहे हैं, 15-20 साल पहले ऐसे भोपाल नहीं था, और फिर उस समय से आपने रियलिटी बिजनेस का काम शुरू किया है, बिल्डिंग्स बनाई हैं, अपार्टमेंट्स बनाए हैं। तो कैसे देखते भोपाल शहर को? क्या भोपाल शहर में शुरू में आपको इतना पोटेंशियल दिखा था, और आगे कैसा जाएगा भोपाल? देखिए, भोपाल एक बहुत शांत शहर है। मैं मानता हूँ मैं वर्ल्ड में करीब करीब हर कंट्री घुमाऊँगा, इंडिया में बहुत शहर घुमाऊँ, परंतु जो भोपाल है अतुलनीय है। जो शांति है यहाँ पर, जो अपनत्व है, जो एडमिन अच्छा है, इंडिया में बात कर रहा हूँ, सबसे सुंदर शहर है। आप 15 मिनट में तो कहाँ से कहाँ पहुँच जाओगे रोडें बहुत अच्छी है, ठीक है, यह बिजनेस बहुत अच्छा नहीं है, तो कोई हर चीज़ पैसा नहीं होती है, हर चीज़ होता है आपका आनंद, सच्चित आनंद, ऐसा आनंद जो सत्य के साथ चित्त बना है, वो कहाँ मिल रहा है आपको? उसके लिए भोपाल सबसे अच्छा शहर है। तो भोपाल को मैं इसलिए बहुत रिकॉग्नाइज़ करता हूँ। हम पहले डुप्लेक्स बनाते थे, 3 फ्लैट बनाते थे, 10 बनाते, 50 बनाए, 500 बनाए, 1000 बनाए, ग्रोथ तो होगी। आप कहीं भी करो सब, आपको मुझे ऐसा लगता है जहाँ भी काम करो ग्रोथ तो होनी है। भोपाल भी बदला है, ठीक है, जिस स्पीड से, जैसे मध्य प्रदेश में इंदौर भी था, आज 2000 में अपन देखें तो इंदौर भोपाल सेम लेवल पे था करीब, ज़मीनों के रेट बराबर थे, वहाँ भी इतनी सेल होती थी, यहाँ भी वहाँ भी इतनी। परंतु अभी लास्ट 25 साल में इंदौर ने बहुत तेज़ ग्रोथ ले ली, क्योंकि वहाँ माइंड सेट बिजनेसमैन का माइंड सेट है, बिल्कुल मालवा का कल्चर है। हमारे यहाँ बिजनेस क्लास परिवार है, ब्यूरोक्रेटिक यहाँ है, पूरा बाबू लोग यहाँ है, तो एक ये बिजनेस है, तो कोई बात नहीं, यहाँ की अलग शांति है, वहाँ की अलग हाइप बाप है। फिर तो बम्बई जाओ, बम्बई को जाओ, न्यूयॉर्क जाओ, हाँ, फिर कहीं भी एंडलेस है। नहीं, रियली आपने भोपाल में रह के जो सब कुछ किया, मगर आपने अपने आप को लगातार डाइवर्सिफाई भी किया है। रियलिटी बिजनेस के बाद फिर आपने कॉलेज के बाद आपने यूनिवर्सिटी खोली, सेज यूनिवर्सिटी, आज मध्य प्रदेश में जाना पहचाना नाम है, और एक नहीं बल्कि 2 जगह हैं आप। जी। तो यूनिवर्सिटी खोलने का प्लान कैसे आया? देखिए साहब, हमने जब मैं इंजीनियरिंग कॉलेज खोला 2003 में, पहला SIT इंजीनियरिंग कॉलेज खोला, रियल इस्टेट हम कर रहे थे। मैं उस टाइम में इलेक्ट्रिकल इंफ्रा में आ गया था। मेरा बचपन का दोस्त था अनुपम, हम 2005 में मैं और ब्रदर फाइनेंशियली सेपरेट हुए थे, तो मैंने उसके साथ इलेक्ट्रिकल इंफ्रा का काम शुरू करा। वो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर था MPBS से, उसको वहाँ से VRS दिला के हमने हमारे साथ लिया। इलेक्ट्रिकल इंफ्रा ऑल ओवर इंडिया में काम कर रही है, 8 स्टेट में काम कर रही है, अच्छा काम कर रही है। अगले साल हम उसका IPO भी लाने का प्लान कर रहे हैं। तो उसके बाद क्या, तो ऐसे धीरे धीरे हमने लगा एजुकेशन में, अब इंजीनियरिंग कॉलेज में थोड़ी सा सेचुरेशन आने लगा था 2015 के आसपास। बिल्कुल। तो इसलिए हमने इंदौर का, हमारे पास इंजीनियरिंग कॉलेज था, टूबा इंजीनियरिंग कॉलेज का मेरे दोस्त थे, उनको अपने साथ लेके मैंने वहाँ पर 2017 में पहली यूनिवर्सिटी इंदौर की, सेज यूनिवर्सिटी इंदौर बनाई।
तो मुझे बहुत एक अलग फील आई, क्योंकि हम पहले इंजीनियरिंग कॉलेज चला रहे थे, 3 इंजीनियरिंग कॉलेज थे, फार्मेसी, MBA के, एक फिक्स फॉर्मेट था, RGP से एफिलेटेड थे। यहाँ हमें स्वतंत्रता मिली। मोदी जी ने हमारे न्यू एजुकेशन पॉलिसी लिया है, वो एक गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से जुड़ी हुई थी, तो यहाँ हमारे पास पूरा हाथ खुले रहते थे प्राइवेट यूनिवर्सिटी। तो मैंने खूब सारी चीज़ें सेज यूनिवर्सिटी में इंदौर में करी कि इंडस्ट्री से कोलैबोरेशन कर लिया, वर्ल्ड की वाली यूनिवर्सिटी से कर लिया, और इंडस्ट्री से कोलैबोरेशन कर करके मतलब मैंने खूब सारे MOUs करा और इम्प्लीमेंटेशन शुरू करा, क्योंकि मैं फ्री था। तब मुझे समझा यूनिवर्सिटी ही होना चाहिए। जी। तो फिर मैंने 2020 में भोपाल में सेज यूनिवर्सिटी भोपाल ले आया, और उसके पैरेलल में मैं सेज इंटरनेशनल स्कूल लेके आ गया, 2 स्कूल आया। मुझे लगा कि जो नर्सरी का बच्चा है और उसमें शुरू से ही एक अच्छे भाव नर्चर कर दिए जाए, एक उसके अंदर एक जोश भर दिया जाए, संस्कार भर दिए जाए, तो चीज़ें बहुत आसान हो जाएगी। हम जो फर्स्ट ईयर में लाके करते हैं, जब बच्चा थोड़ा सा 17-18 साल में आ जाता है तो परित्यक्त हो जाता है, वो चेंज करना मुश्किल होता है। उसके अंदर कोई गलत इंजेक्शन लग गया हो ना, जी। तो फिर ठीक करना मुश्किल होता है। अगर बचपन से आपने सही फीड करा हो तो आसान हो जाती है। मगर हम लोग देखें कि रियलिटी में जो लोग थे वही फिर कॉलेज लाए, वही स्कूल्स लाए, और अब वही हॉस्पिटल्स ला रहे हैं। तो इसमें कोई लाइन होती है या कोई सब लोग एक तरीके से चल रहे हैं? देखिए साहब, ये एक ऐसी चीज़ है कि कनेक्ट हो जाता है। रियल एस्टेट वाला जो बंदा होता है ना, उसके लिए इंफ्रा बनाना बहुत आसान होता है। तो इसीलिए जैसे मेरे को एजुकेशन में मेन काम इंफ्रा था, ज़मीन खरीदना था, वो मेरे लिए बहुत आसान था, क्योंकि मैं DNA में बसा हुआ है। बचपन से पैदा होते हुए हमने तो सिविल इंजीनियरिंग देखी, पिताजी सिविल इंजीनियर थे, तो वो आसान था। तो इसलिए जो रियल एस्टेट वाला आदमी होता है, वो जो इंफ्रा से रिलेटेड चीज़ होती है बहुत आसानी से कर लेता है। हॉस्पिटल भी इसलिए मैं ले पाया, क्योंकि वो भी पहले तो इंफ्रा बनाना पड़ता है। तो अपोलो सेज हॉस्पिटल जो लेके आया मैं 2 साल पहले लाया, हम 2023 4 जनवरी में हमने उसका इनॉग्रेट करा। तो परंतु वहाँ में मेडिकल का नहीं था, तो मुझे लगा कि यार इंफ्रा का तो आई एम गुड, मैं बना दूंगा, मशीनरी खरीद लूँगा, बैंक से सपोर्ट लेके अच्छे से मैं बहुत अच्छा बना दूंगा। आप अपोलो सेज हॉस्पिटल बना के मुझे बहुत फील प्राउड आया, जैसे होता है ना अपने पर गर्व महसूस होना कि एकदम 5 स्टार लेवल बनाया। क्योंकि भोपाल में हेल्थ केयर की बहुत दिक्कत थी, 1-2 कॉर्पोरेट हॉस्पिटल, तो वो अप टू वो मार्क नहीं था जो होना चाहिए था। तो फिर मैंने बोला हेल्थ केयर के लिए क्या करूँ, तो मैंने अपोलो के पास गया। मैंने साहब हेल्थ केयर के आप एशिया के सबसे बड़े मास्टर हो, हम सेंट्रल इंडिया के मास्टर है इंफ्रा के और एजुकेशन के, तो क्यों ना अपन हाथ मिलाए। तो प्रताप रेड्डी साहब ने बोला यस संजीव वी गो हेड। तो हमने अपोलो सेज हॉस्पिटल एस्टेब्लिश करा, और ईश्वर के पास वेरी वेल गोइंग, मैं बहुत अच्छे से सर्व कर रहा हूँ। जो पेशेंट आता है हमारा, हम उसको फील हैप्पीनेस की कोशिश करते हैं, जितना जल्दी सेटिस्फाई कर पाए, जितना जल्दी ठीक कर पाए, उतनी दिल से कोशिश करते हैं। नहीं, भोपाल वालों के लिए बड़ी खुशी की बात है कि अपोलो का हॉस्पिटल आपने बहुत कायदे से बनाया है और वहाँ जाके अच्छा भी होता है। मगर अब इसके बाद क्या, आपने इतने सारे डाइवर्सिफाई किया, अब आप क्या प्लानिंग कर रहे हैं? बहुत अभी तो शुरुआत हुई है ज़िंदगी की मेरी। अभी तो 60 का होने वाला हूँ मैं, अब तो खेलना शुरू करना है पारी। तो एक अब कौन से बिजनेस? एक होटल ला रहा हूँ मैं बहुत अच्छा, अच्छा हिल्टन होटल ला रहा हूँ भोपाल को मैं, मतलब एकदम स्पेशल होटल देने की कोशिश कर रहा हूँ। उसमें बहुत सारी यूनिक चीज़ें करूँगा। 230 रूम्स का होटल रहेगा, बढ़िया है। मेरा बड़ा बेटा जो बड़ा दामाद है, वो एक अच्छी बड़ी रिन्यूएबल एनर्जी ग्रीन इंडस्ट्री लाने की कोशिश कर रहे हैं। हमने चालू कर दिया, फर्स्ट फेज आ गया हमारा, उसको बड़े रूप पे लाने की कोशिश कर रहे हैं हम। हमारी जो भोपाल यूनिवर्सिटी है उसमें हम मेडिकल कॉलेज प्लान कर रहे हैं। तो कर तो बहुत सारी चीज़ें हैं, और अभी तो जस्ट बिगनिंग। नहीं, बहुत अच्छी बात है कि आपका जो हौसला है आपको बहुत यहाँ तक लाया और आगे ले जाएगा। मगर इस पूरे आपकी जो आपका पूरा जो जर्नी है उसमें परिवार, आपकी पत्नी और बेटियों का कितना योगदान रहा? सब कुछ उन्हीं का ही है साहब, सब कुछ उन्हीं का ही है। मैं तो मानता हूँ ना, मेरी मतलब 9 देवियाँ हैं, मैं मानता हूँ 9 देवियाँ हैं, जिसमें 4 देवी प्रमुख हैं। एक मेरी माँ, एक मेरी पत्नी और 2 बिटियाँ। 2 बिटियाँ, जिनको रोज़ सुबह उठ के प्रणाम करता हूँ। और मैं तो अभी भी अपनी बिटियाओं के पाँव छूता हूँ। और अभी तो मैं अपना, मेरी बड़ी बेटी ने मुझे जीवन का सबसे बड़ा सुख दिया। ओह, आप नाना बन गए? मैं नाना बन गया, बधाई हो आपको। सबसे बड़ा सुख दिया मुझे। मतलब वो दिन था, मतलब मुझे लगा कि क्या कर दूँ मैं। मतलब एक होता है ना, जैसे मैंने सुख तो वैसे हर सुख होता है, मतलब रोज़ बहुत खुश होते हैं जी, सुबह पैदा हो गए। नहीं तो सोते सोते रह जाते, क्या मालूम, ईश्वर ने जगा दिया। हमने देखा कि आप बहुत स्पिरिचुअल भी हैं, तो शुरुआत से हैं या अभी आके हो गए हैं? ये मुझे भी मालूम, मुझे लगता है कि मेरे माँ बहुत ईश्वर पे विश्वास करती थी, तो उनका DNA ज़्यादा आ गया।
और मुझे लगता है कि जो कर रहा है ईश्वर ही कर रहा है। और जो मानता हूँ मैं, बहुत अच्छे मानता हूँ। मुझे वो हमेशा मैं कहानी सुनाता हूँ सबको कि वो एक राजा था, जब सुबह उठ के शिकार पे जा रहा था, उसकी उंगली कट गई थी। तो जाते जाते तो उसका जो महामंत्री था, मतलब महाराज आपकी उंगली कट गई, बाहर चिल्ला लगे, बोले महाराज अच्छा हुआ। अरे बोले मेरी उंगली कट गई सारी, तू अच्छा हुआ, इसको जेल में डाल दो। जेल में डाल के वो महाराज चले गए करने, और वहाँ पर जाके उनको भीलुलाल ने पकड़ के, कबीलों ने पकड़ के उनकी बलि चढ़ाने लग गए। तो इतने बोलता अरे ये तो अशुद्ध है, उंगली कट गई, इसको वापस फेंक दो। वापस चले गया। उसको फिर याद आया, अच्छा उंगली कट गई तो साला आज निपट गया था। वे महामंत्री बुलाया, उसको बोले उसको छोड़ो। बोला तो धन्यवाद मैं बच गया, अच्छा हो करा तूने। बोला बोले परंतु तेरा क्या अच्छा हो, तू तो दिन भर जेल में रहा। बोले महाराज मेरा ये अच्छा हुआ, नहीं तो मुझे चढ़ा देते आपकी जगह। वो साथ में जाता तो वहाँ हो जाता। वो तो मैं बोलता भगवान जो करता है वो अच्छे के लिए करता है, ये बहुत अंदर तक विश्वास मुझे है। और हमेशा खुश रहने की कोशिश करता हूँ। कोई मुझे एक डंडा मारता है तो बोलता हूँ धन्यवाद, 2 डंडे नहीं मारे, दूर हो जाता बस। नहीं सही। तो संजय अग्रवाल खाली वक्त कैसे बिताते हैं? हालांकि खाली वक्त कम ही मिलता होगा आपको। नहीं खाली है। हम करते ही क्या है, हम कुछ नहीं करते साहब, करा हो रहा है, हम तो मस्ती करते हैं। खाली वक्त क्या है, अच्छे से पढ़ने की कोशिश करता हूँ। कुछ बहुत अच्छे प्रवचन हैं मेरे, कुछ 5-7 संत हैं जिनको मैं बहुत एडमायर करता हूँ। बाबा शिवानंद देव, अनुवानंद जी हैं, प्रेमानंद जी हैं, इनको सुनने की कोशिश करता हूँ। और बाकी अब तो मेरा हमारा सुपर बॉस आ गया है। सेज ग्रुप का फ्यूचर चेयरमैन आ गया है। अब तो उसको लेके घूमते रहते, जितनी देर बेटी छोड़ देती है। तो अभी बहुत छोटा है, तो 20 दिन का है। तो अभी थोड़ा सा माँ को ज्यादा। पर हमने देखा बहुत सारे और सोशल ऑर्गेनाइजेशन में भी सक्रिय रहते हैं, लगातार कुछ न कुछ करते रहते हैं, सोशली वर्क करते रहते हैं। ईश्वर ने दिया इसीलिए कि दे दो वापस, नहीं तो क्या लेके क्या जाओगे। तो हमने ट्रू सेज फाउंडेशन बनाई है। हाँ। मेरी मैडम उसकी चेयरमैन है। जो को नीड होती है, मैंने पिछली बार उसमें 2 करोड़ रुपए का हमने डोनेशन दिया था हमारे निकाल के। इस बार में हर साल मेरी इच्छा है, अगर ईश्वर ने चाहा तो 100 करोड़ रुपए हर साल मैं उसमें खर्च करूँगा, कैसे भी करके, समाज के लिए। कोई समाज ने दिया है, दे जाओ ही, जाने से पहले यही लौटा दो तो अच्छा रहेगा। लोग आगे याद रखेंगे, नहीं तो क्या है, लेके गया तो बोले कि बुढ़ा वो दबा के चले गया सोने, तो मिली नहीं, बोले सोने की क्या क्या है। किस उद्योगपति या इंडस्ट्रीज या किससे आप ज़्यादा इंस्पायर हैं, प्रभावित हैं? रतन टाटा जी हैं, हमारे इन्फोसिस के चेयरमैन हैं, नारायण मूर्ति साहब है। मतलब मुझे लगता है कि जो भी अच्छा करे उससे एडमायर होना चाहिए। मैं एलन मस्क से भी एडमायर हूँ, जो जुनूनी आदमी जिसने ट्रम्प को निपटा दिया, तीसरी पार्टी बना। वही तो आपका तो ऐसा कोई ख्याल नहीं है राजनीतिक पार्टी बनाने? राजनीति में नहीं, हम भाई राजनीति नहीं करना कभी भी। क्यों राजनीति भी करिए सर? सब राजनीति तो वैसे ही हो जाती है। आज बातें करना, किसी के लिए अच्छा बोलना राजनीति है। अपने से बुरा किसी से बोला नहीं जा सकता। मैं पीठ पीछे किसी के लिए नेगेटिव सोचना भी, पाप है बोलना तो दूर की बात है, तो हम नहीं कर सकते। मगर नेताओं से संबंध तो आपके होंगे? सबकी नमस्कार करते हैं, सेवा करते हैं, होते ही है। और एलन मस्क का मैंने आपको एग्जांपल दिया, क्या वो भी जुनूनी आदमी है, जो करना चाहता है करके दिखाता है, भिड़ जाता है। ऐसे मैं भी जुनूनी हूँ, मुझे मैंने मानना है जुनून होना चाहिए कर दिखाने का, परंतु जुनून मैंने पैदा करा है उससे मिलने का। जुनून पैदा करना है दूसरों की सेवा करने का, जुनून पैदा करा है दूसरों को जिताने का। आज 40,000 स्टूडेंट मेरे साथ पढ़ रहे हैं, उनको बहुत अच्छा इंसान बनाने का जुनून पैदा करा है। हमने देखा कि आप स्पीच भी देते हैं, जो जितने यूथ होते हैं यूनिवर्सिटी के लोगों को, और आपकी बड़ी डिमांड भी होती है, तो क्या कहते हैं उनसे आप? मैं तो यही कहता हूँ, करो करो और करो, खूब मेहनत करो, परंतु शुद्धता के साथ, प्यूरिटी के साथ, समर्पण के साथ, दूसरों को जिताने के लिए मेहनत करो। ईश्वर आपको अपने आप जिताएगा। करते रहो। ईश्वर ने आपको यहाँ पर खूब मेहनत करने भेजा। लोग बहुत सारे सोते हैं, लोगों में देखता हूँ 9-9, 10-10 घंटे लड़के सो जाते हैं, 7-7 घंटे सो जाते हैं। डॉक्टर ने बोला साहब 7 घंटे, मैंने क्या को बोला है, तुम यहाँ जिंदा रहने आए, मरने आए हो, सोने के बाद तो मर जाते हैं। तो अभी रहो, 2 घंटे सोने बहुत है। हमारी इंदिरा गांधी देखो, आप बाबा रामदेव देखो, हमारे मोदी जी देखो, 2-3 घंटे जाते सोते ही नहीं है। कहाँ कोई उनको थकान दिखती है? जब वो नवरात्र के व्रत करते हैं, 9 दिन तक एक पानी पे रहते हैं, क्या सोच है साहब, जैसा सोचोगे वैसा आपके साथ होगा। बस सोचना पड़ेगा, कुछ करने का, कुछ प्रेम करने का, कुछ दूसरों को जिताने का। सोचते रहो, ईश्वर आपको जिताएगा।
आपको देखने जो बहुत लोग देखेंगे और सोचेंगे कि हमको भी संजीव अग्रवाल बनना है, तो वो किस तरीके से अपना काम शुरू करें और क्या सोच लेके आगे बढ़ें? एक ही सोचो कि करके दिखाना है, और दूसरों को नहीं, खुद को। ओके, खुद को दिखाना है, दूसरों से कंपटीशन नहीं करना है। आप हो, और खूब मेहनत करनी है, और विद गाइडेंस। मैं आजकल का यूथ देखता हूँ, कम्युनिकेशन बहुत वीक होता है। मैं अरे मैं क्या कर लेगा तू है। हम सबको साथ लेके चल, जाके पाँव छू के पूछो कि अंकल ये कैसे होगा, सर ये कैसे होगा, बॉस ये कैसे होगा, गाइडेंस लो ना। कोई नेगेटिविटी नहीं है। एक बार हमारे एक बड़ा प्रोग्राम हो रहा था साहब, मैं जब से यूनिवर्सिटी भोपाल के इनॉग्रेट कर रहा था, दोनों सीएम आने वाले थे, शिवराज सिंह जी भी, दिग्विजय सिंह जी, सब जो। तो मेरा दोस्त बोलता है कि यार रात को हम वॉक करें तो बहुत कितने लोग आने मिला, 5-6 हज़ार लोग होंगे, और अब वो क्यों दिखाते हो, नेगेटिव भी होगा। मेरे बॉस, मेरे को एक भी मेरे से कोई कंपटीशन रखता हो, मेरे लिए नेगेटिव सोचता हो, तो जो बोलो वो पूरा तेरे को यूनिवर्सिटी दान कर दूंगा। बोलो ठीक है। वो अगले दिन आया और फिर रात को आके मेरा बोलता, बॉस आप सत्य हो। एक भी, मैंने बहुत से बात करी, हर कोई तेल दिया अच्छे भाव रख रहा था। मतलब पीठ पीछे भी तुम्हारे लिए अच्छे भाव रख रहा, क्यों? क्योंकि मैं सबके लिए अच्छे भाव रखता हूँ। तो बस संजीव अग्रवाल बनना बहुत आसान है। शुद्ध हो जाओ, दूसरों को जिताओ, एक्सेप्ट करो और कम्युनिकेट करो एक दूसरे से, लेने की कोशिश करो, देने की कोशिश करो। चीज़ें बहुत आसान है। कम्युनिकेशन का एक अच्छा मीडियम, लो भी और दो भी। दो पहले दो, हाँ पहले दो, लो नहीं। और दे दिया तो ठीक है। मेरा हमेशा 3 फार्मूला है। अनकंडीशनल लव करो, ऐसा लव जिसमें कोई कंडीशन नहीं हो कि मैं आपके आया तो मैंने चाय पिलाई, तो आप मैं आऊँगा तो चाय पिलाऊंगा। नहीं, मेरी इच्छा थी, मेरे को खुशी थी, इसलिए मैंने आपको ऐसा करा। अनकंडीशनल, जो माँ बच्चे के साथ करती है। एक्सेप्ट अदर्स एज दे आर, एक्सेप्ट आवर सेल्फ एज वी आर। सबको एक्सेप्ट कर लो साहब, जैसा बनाया है ईश्वर ने, यार काला बनाया, गोरा बनाया, कम बुद्धि बनाई, ज़्यादा बुद्धि बनाई, IQ शार्प, सब जैसा है वैसा ईश्वर ने बनाया। आपने जो कहा तो उससे मुझे एक लाइन याद आती, जो मैं अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे भी लगा के बैठा हूँ, कि मेरी अपनी मंजिल, मेरी अपनी दौड़। यस, इसी से अपन को उसने बनाई है। हाँ, उसने बनाई। उसके आपके प्रारब्ध है जो वो बना के आए हो, आप ही खुद चुन के आए हो, आपने खुद चुना है। अब परंतु आप जो कर रहे हो उससे आपका कल 10 साल अगला जन्म उससे चलेगा, और अभी भी आप सुधार सकते हो। अभी के भी प्रारब्ध अभी सुधार के संभाल लो आप, तो चीज़ें बदल जाएंगी। सब मध्य प्रदेश जिस तरीके से बदल रहा है, बहुत सारे इन्वेस्टर समिट हो रहे हैं, और एज ए इंडस्ट्रियलिस्ट और आप बहुत सारे इंडस्ट्री के ऑर्गेनाइजेशंस में शामिल हैं, बड़े पदों को ऑन कर रहे हैं, तो आपको लग रहा है मध्य प्रदेश में बदलाव आने को है? आ गया है साहब। ये मोहन यादव साहब को सलूट है, जो इंडस्ट्री को लेकर बहुत पैशनेट है साहब। आप देखो ना, भोपाल में GIS कर दी उन्होंने। हाँ। मैं PhD चैम्बर का अध्यक्ष भी हूँ MP का, तो मैं देख रहा हूँ ना, यहाँ का परसेप्शन ही बदल गया साहब। अब मैं बाहर जैसे दूसरे सिटीज़ में जा रहा हूँ, दिल्ली में बहुत सारी बैठकों में जाता हूँ PhD चैम्बर की, तो परसेप्शन ही बदल गया भोपाल को लेके। बोला तुम्हारा तो CM वोट डेशिंग यार, वो तो हमारे मोहल्ले में आता है, हमारे शहर में आ गया। हमको वहाँ लुधियाना हो गया, लुधियाना गए थे, उससे पहले सूरत गए थे, बेंगलोर, मैंगलोर, हाँ बेंगलोर कहाँ पता कहाँ तो जा रहे हैं। दैट इज द थिंग। आज खबर आई दुबई जा रहे हैं और स्पेन जा रहे हैं। स्पेन जा रहे हैं 13 तारीख को। जी जी। तो यही जोश है साहब, बदल गया। मोदी जी का फार्मूला अपना लिया उन्होंने। जैसे मोदी जी ने गुजरात को उठाया था ना एज ए CM, मोहन यादव साहब मध्य प्रदेश को उठा रहे हैं, और आने वाला समय 1-2 साल में फ़र्क देखा है साहब। स्पेशली भोपाल में तो बहुत बड़ा फ़र्क दिखेगा, क्योंकि भोपाल में अभी तो इंडस्ट्रियल ग्रोथ इतनी अच्छी हुई नहीं थी। अब जैसे इन्होंने निकाल दिया, BHEL की इतनी बड़ी ज़मीन खाली पड़ी थी, 2200 एकड़ पे कुछ काम कर देंगे। आसपास जो मेट्रोपॉलिटन बना रहे हैं, कितना बढ़िया फार्मूला है कि साहब सबको साथ लेके चलेंगे तो बहुत तेज़ विकास हो जाएगा। जैसे मेरा बड़ा बेटा ही है जो इंडस्ट्री के लिए प्लान कर रहा था, मैंने एक दिन CM साहब को बोला बिटला है, उन्होंने उसी टाइम 2-4 फ़ोन करके भाई इनकी इंडस्ट्री लगाओ। फिर जब भी मिलते क्या हुआ, हो गया कि नहीं हो गया। यही तो है साहब, ये स्पिरिट होना चाहिए। ये स्पिरिट चाहिए साहब। आज बिजनेसमैन में क्यों होता है, आज पर्टिकुलर जैसे मैं अपना बिजनेस क्यों उठा रहा हूँ, क्योंकि मेरे अंदर बढ़ाने की चाहत है। ऐसे ही मोहन यादव साहब के अंदर प्रदेश को बढ़ाने की चाहत है। तो सर बहुत आपने बहुत सारी काम की बातें बताई, मगर जाते जाते एक ऐसा मैसेज जो सब लोगों को लंबे समय तक याद रहे। खूब खुश रहो साहब, मान के चलो जो ईश्वर कर रहा है अच्छे के लिए कर रहा है। ऑलवेज लिव इन द सच्चित आनंद, ऐसा आनंद जो सत्य के साथ चित्त में बना रहे। जैसे मैं बोलता हूँ जैसे हमारी सेज ग्रुप का है, ब्रिंगिंग हैप्पीनेस टू द सोसाइटी। हैप्पीनेस लाओ और दूसरों को खुशी दो, ईश्वर आपको खुश रखेगा। क्या बात है।
और आपसे आपसे बात करके और पूरी चर्चा करके हम सबको बहुत आनंद आया, और जो सुनेंगे उनको भी निश्चित ही बड़ा आनंद आएगा। संजीव जी, आप यहाँ हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर, थैंक तो यू। ये थे भोपाल और मध्य प्रदेश के जाने पहचाने चेहरे उद्योगपति संजीव अग्रवाल जी, और अगली बार हम ऐसे इस प्रोग्राम में ऐसे ही किसी और शख्सियत से आपकी मुलाकात करवाएंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।